नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टीवी टू मच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह सोना। हमारे साथ बगल की कुर्सी में आप देख रहे हैं दिनेश के वोरा साहब हैं। अब तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेकिन वरिष्ठ नौकरशाह हैं, लंबे समय तक देश की सेवा की है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और वित्त मामलों पर गजब की पकड़ है। और रिटायरमेंट के बाद पत्रकारों की श्रेणी में आ गए और शानदार पत्रकारिता करते हैं। सरकार के नियमों की पॉलिसीज को पूरा विश्लेषण हम लोग इनके चैनल पे न्यूज़ टाइम दिन में 2 बार लाइव करते हैं और उसके अलावा वीडियोज़ डालते हैं। वो बहुत ही धमाकेदार वीडियोज़ होते हैं, पोल खोलने वाले होते हैं और पूरे पॉलिसीज़ सरकार की जो है उनकी हम लोगों को जो कहीं भी स्टेशन नहीं मिलता, वो यहाँ देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की जो स्थिति है, क्या बहुत बड़ा संकट देश पर आने वाला है? क्या होगा आगे इन सब पर? हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश के वोरा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी, ठीक है। पर सर ये स्थिति तो खैर खराब है, कुछ बड़ा होने वाला कह रहे हैं और ये तो बातें आप पहले से ही मैंने कई बार आपने हमारे चैनल पे भी बोला है और आपके चैनल पर न्यूज़ टाइम पर तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। ये तो वही स्थिति बन गई सर दोबारा। अ, स्थिति तो खैर नाजुक पहले से चली आ रही है। क्या है ना कि अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां आती है ना, उसकी कई वजह होती हैं, एक वजह नहीं होती है। और अगर हम उन वजहों को पहले जान लें तो चीज़ों को समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। जी। धीरे धीरे क्या हो गया ना कि पिछले करीब करीब 10-12 सालों में हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई और हम हर चीज के लिए आयातित माल के ऊपर निर्भर होना शुरू हो गए। ये हमारे लिए एक किस्म से अभिशाप बन गया। हम बात तो कर रहे थे पीएलआई की, आत्मनिर्भर भारत की, स्टैंड अप इंडिया, सेट अप इंडिया, पता नहीं क्या क्या आ रहे थे, लेकिन जो हमारे मूल बीमारी थी ना, उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। मूल बीमारी ये है कि हम दरअसल एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बन ही नहीं पाए कभी। हम एक ट्रेडिंग नेशन बन के रह गए। देखिए, अगर दुनिया में अगर आप समृद्धि का इतिहास देखेंगे, अगर पिछले 100 साल कोई देख लो, ज्यादा पीछे मत जाओ, तो समृद्धि के इतिहास से एक बात बड़ी क्लियरली निकल के आती है कि वो सारे देश जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को, रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, उन्होंने दुनिया पर राज किया साहब। अमेरिका था, ब्रिटेन था, यूरोप के देश थे। फिर 60 के दशक में या 50 के लेट दशक में कह सकते हो कि जापान की उन्नति होती है। फिर उसके बाद कोरिया आता है, फिर उसके बाद चाइना आता है, वियतनाम आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश आते हैं। अगर इन सब के आधार को आप देखोगे तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि कुछ नया। अगर अमेरिका की समृद्धि देखो तो वो ऑटोमोबाइल से निकलती है। ये पिछली सेंचुरी के प्रारंभ में जब ऑटोमोबाइल आता है तो ऑटोमोबाइल यानी कि कारें। इस दुनिया में अगर आप एक चीज को नोट करोगे कि जो सबसे अच्छी चीजें हमारी दुनिया को दी गई हैं पिछले 100-125 सालों में या उसी के आसपास से, जिसने दुनिया का स्वरूप बदल दिया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई थी जिसने सारी दुनिया बदलती, वो थी इन्वेंशंस ऑफ पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली ने दुनिया को बदल दिया। हम उसको नहीं बना पाए ना, वो भी बाहर से आया ना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकला जिसने दुनिया को बदला, वो था मॉडर्न मेडिसिन। वो भी भारत का कोई योगदान नहीं है उसमें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य था मानव का इवोल्यूशन के अंदर, वो था ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रेलवे भी आया, फिर कारें भी आई, मास ट्रांसपोर्ट भी आए। चौथा जो रिवोल्यूशन था वो था कम्युनिकेशन का, यानी कि टेलीफोन आया, टेलीग्राफ आया, फिर बाद में उन्नति होती चली गई। हम किसी का भी पार्ट नहीं रहे, किसी भी रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं रहे। फिर उसके बाद एक अगला रिवोल्यूशन आता है, कंप्यूटर्स आते हैं हमारी जिंदगी में, हम उसका भी पार्ट नहीं रहे। फिर उसके बाद एक और रिवोल्यूशन आता है, इसका नाम है आईटी प्लस। आईटी से पहले आता है इंटरनेट, हम इंटरनेट का भी पार्ट नहीं रहे। आईटी तो उसी में से निकला देखा जाए तो। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो इवोल्यूशन आता है एआई, हम एआई का पार्ट भी नहीं रहे। तो हमने ना इस इवोल्यूशन की सारी बसों को मिस कर दिया, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग की उस बस का पार्ट नहीं बन पाए जो हमको समृद्धि के रास्ते पे ले जा सकता था।
ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद भी और भी एक दो पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये मेन इन्वेंशन है इंसान की, ये डिस्कवरी है। तो हमने क्या किया ना कि हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से दूर रहे। शुरुआत में जब नेहरू जी थे तो उन्होंने कुछ फैक्ट्रियां लगाई यहाँ पर, एल्युमिनियम की, स्टील के यूनिट्स लगाए, बांध बनाए, कुछ बाकी फैक्ट्रियां भी बनी जहाँ चीजें बनती थी। पुराने जमाने में उनको मिलें कहा करते थे, भारतीय फिल्मों में मिलों का बड़ा आता है, मिलों के ऊपर बड़ी पिक्चरें बनी कि ये मिल में इतने मजदूर काम करते हैं, मिल में इतने मजदूर काम करते हैं, तो मिलों का बड़ा योगदान है। लेकिन हम उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो थोड़ी बहुत कर रहे थे हम उससे हट गए, और हम एक बेसिकली एक डिजिटल लैपटॉप वाली इकोनॉमी बन गए या कंप्यूटराइज इकोनॉमी बन गए। हमने सोचा घर बैठ के सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो चतुर खिलाड़ी थे ना वो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे, जिसमें जापान था, कोरिया था, चाइना था, वियतनाम था, ये नई दुनिया थी साहब। तो इस नई दुनिया के अंदर अगर आप इस हफ्ते की एक खबर को देखो जो साउथ कोरिया से निकल के आती है, वो ये है कि वहां की सिर्फ दो कंपनियों ने, हाइनिक्स और सैमसंग, इनकी जो नेट प्रॉफिट आता है पिछले साल का 2025 का, वो $400 बिलियन क्रॉस कर जाता है साहब। $400 बिलियन का प्रॉफिट तो साहब पूरे इंडिया की इंडस्ट्री का नहीं है, ए से लेके जेड तक, मतलब माइक्रो यूनिट से लेके चाय बेचने वाले से लेके अंबानी तक सबको प्रॉफिट मिला लोगे ना तो 400 बिलियन नहीं है सर। वहां की दो कंपनियों ने दिया, और वो दोनों कंपनियां चिप बनाने वाली है सर। ओ, और हम लोग वो बस मिस कर गए। हाँ, अब सैमसंग पहली कंपनी बन गई खास तौर से साउथ कोरिया से जो $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी है साहब। आपको ये कंपनी अमेरिका में तो बहुत मिलती हैं, मैग्निफिसेंट 7 है $1 ट्रिलियन वाली, लेकिन साउथ कोरिया से भी एक कंपनी निकल के आ गई साहब, सैमसंग जो थी, जो दुनिया को चुनौती दे रही है। चाइना एक ऐसा एक मिरेकल बन के निकला जिसने मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नाम रोशन किया। चाइना का दुनिया में सबसे बड़ा योगदान ये है पिछले 30 सालों में, इसने दुनिया की महंगाई को कंट्रोल किया। लोग कहते हैं चाइना चीप चीजें बनाता है, लेकिन चाइना सिर्फ चीप चीजें नहीं बनाता है, चाइना मिडिल लेवल की चीजें भी बनाता है, चाइना टॉप लेवल की चीजें भी बनाता है। जैसा ग्राहक आएगा वैसा आप बना के दे दोगे। हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रथा हो गई कि चाइना का माल घटिया होता है जी। लेकिन चाइना मिडिल लेवल की जो इंजीनियरिंग है वो भी बनाता है साहब, दुनिया में जो कोई और नहीं बनाता है। जैसे कि टॉप इंजीनियरिंग में टनल बोरिंग मशीन भी बनाता है, वो प्रेडा के प्रोडक्ट भी बनाता है और गुच्ची के प्रोडक्ट भी बनाता है साहब, ऐसा मत कहिए। और बड़े टॉप क्लास जो परफ्यूम्स आते हैं जो यूरोप में आपको मिलते हैं हजारों डॉलर के, वो भी चाइना के बने हुए साहब। और उनके जो बैग्स हैं, लेदर बैग्स हैं, जैकेट्स हैं, जो कपड़े, वो भी वहां के बने हुए हैं। तो चाइना वो जगह है जहां पे आप कहोगे कि 20 पैसे की चीज मिल जाएगी और 20 लाख की चीज भी मिल जाएगी, जैसा बनवाओगे ऐसा बना के दे देंगे। पर हम इस चीज को सीख नहीं पाए। देखिए, हमारी इकोनॉमी में जो कमजोरी आ रही थी, लेकिन कमजोरी जो हमारी ये थी कि हमारे पास जड़ें ही नहीं थी, हम पेड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी कहते पेड़ खड़ा कर लो। अगर सपोज करो आज से 12 साल पहले मैं मोदी जी की जगह पे होता तो मैं कुछ अलग करता, क्योंकि मैं उस टाइम 4-5 इंडिया में ऐसे कोर्सेज स्टार्ट कर देता जो इन 10-12 सालों में फलीभूत हो जाते थे, जो रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया को आगे लेके जाते थे। मैं सबसे पहले ग्रीन एनर्जी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलता था जहां पे रिसर्चर्स आते थे। मैं एक बैटरी टेक्नोलॉजी में एक इंस्टीट्यूट खोलता था जो लोगों को आगे लेके जाते थे, जो पूरा जो दुनिया में एक अजीब किस्म का इंस्टीट्यूट बन जाता था। मैं कई और ऐसी चीजें इनोवेशन के अंदर, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो या कम्युनिकेशन में, उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलता था मैं। तो वो खोल के मैं इन 10-12 सालों में रिजल्ट्स प्राप्त कर लेता था, जहां मेरे प्रोडक्ट इनोवेशंस मार्केट पे आना शुरू हो जाते थे। जैसे कि इसी हफ्ते जापान की एक बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक है यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने पहली बार जापान में एक 6G का डिवाइस बना लिया, प्रैक्टिकल डिवाइस बना लिया। हम तो ये जो यूज कर रहे हैं 5G डिवाइसेस है ना, ये तो उन्होंने 6G का डिवाइस बना लिया। और 6G का डिवाइस बनाया तो उसकी स्पीड निकल के आई 112 GB पर सेकंड। 112 GB पर सेकंड। अब उनकी दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैंने उसको पढ़ा वहां पर, तो मुझे ये पता लगा कि भाई
350 हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज कुछ ऐसा होता है, उसके ऊपर अगर चीजों को मेटल के थ्रू ट्रांसमिट करोगे, मेटलिक कुछ वायर्स बनाओगे, ट्रांसमिट करोगे, तो उसमें शोर आ जाता है और आवाज दब जाती है, आपके डेटा नहीं पहुंच पाता है। अब यहां पे कहते हैं कि ये ह्यूमन लिमिट थी, इसके ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन कहते रहे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो साहब, उस वैज्ञानिक ने, जो लेडी थी, उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मेटल से नहीं जा सकता तो मैं एक रास्ता लाइट से बना सकती हूँ। अब साहब, ये एक नई दुनिया की सोच है, फोटोनिक्स नाम दिया उसका। तो शी क्रिएटेड ए रूट ऑफ द लाइट एंड देन वो 350 के ऊपर जाके 650 के ऊपर आ गई साहब, मेगाहर्ट्ज में। तो उसको थोड़ा सा, मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता लगा कि ये सारी रिसर्च कहाँ हो रही है, ये ब्रेन कहाँ से आ रहा है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं। उस टैलेंट का क्या फायदा जिसका उपयोग ही नहीं होता? उस टैलेंट का क्या फायदा जो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है? देखो जी, साइकिल भी लेके आओगे तो साइकिल चलाना तो आना चाहिए ना। टैलेंट होने का क्या फायदा अगर उस टैलेंट का उपयोग नहीं करते? खैर, मूल प्रश्न पे आते हैं, यानी कि हमारी जड़ें नहीं है और पेड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है वो कमोडिटी बेस्ड है, जो या कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम दवाइयों के बड़े निर्माता हैं, लेकिन दवाइयों का 90% एपीआई चाइना से आता है, जो रॉ मटेरियल है। हम कहते हैं कि हम मोबाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े एप्पल के हम फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगा ली, लेकिन उसके 99.99% जो पार्ट हैं वो चाइना से आते हैं, या वियतनाम से आते हैं, या कोरिया से आते हैं। तो हमारा तो एक भी पार्ट नहीं है। उसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी चाइना से आता है सर, बंद करने के लिए। तो आपके पास क्या है? एक 4-5% का वैल्यू एडिशन है, दैट्स ऑल। तो उसके आप क्या बन गए? असेंबलर बन गए ना, मैन्युफैक्चरर तो नहीं बने ना। यहां से जो कमजोरियां निकलेंगी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अगर डेवलप नहीं करोगे तो आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, आप आगे नहीं जा सकते हो। आप एक पिछड़ा हुआ मुल्क ही रहोगे। ले दे के क्या एक्सपोर्ट करोगे? वही कमोडिटीज हैं, वही चावल कर लोगे, गेहूं कर लोगे, मसाले कर लोगे, चाय कर लोगे, चीनी कर लोगे, या थोड़ा बहुत लो लेवल की मशीनरी कर लोगे, लो लेवल के डाइज और केमिकल्स कर लोगे। इसके अलावा और हमारे पास क्या बचता है? या कुछ दवाइयां हैं तो सारी दवाइयां जेनरिक हैं। हम पता लग रहा है कि एक $100 की अपना 1000 गोलियां बेच देते हैं, उधर से $100 में एक गोली आती है साहब, जो ब्रांडेड है। हम इंपोर्ट भी तो करते हैं, हमारे सारे मेडिकल इक्विपमेंट वहां से आते हैं, टॉप इंजीनियरिंग वहां से आती है, टॉप केमिकल्स वहां से आते हैं, टॉप डाइज वहां से आते हैं, टॉप एपीआई के मटेरियल वहां से आते हैं। तो हम कुछ बना नहीं पाते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारे माइंड सेट है। इंडियंस का माइंड सेट जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग से हट चुका है। हमारे बच्चे ना, इसे कहते हैं ना ब्लू कॉलर कल्चर, जहां पे आप बॉयलर सूट पहन के अपने कपड़े फैक्ट्रियों में गंदा करना चाहते हो, लैब्स में काम करना चाहते हो, हाथ में दस्ताने पहन के आप दिन रात मरना चाहते हो, वो हम नहीं करना चाहते। हमारा क्या हो गया ना कि हम एक ट्रेडिंग नेशन बन गए हैं। अभी उदय कोटक साहब का एक बहुत बढ़िया स्पीच आई, उन्होंने उसमें कुछ एक पॉइंट्स बताए उसके अंदर, और वो पॉइंट्स काबिल गौर थे। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग धीरे धीरे ना मैन्युफैक्चरिंग को त्याग चुके हैं, और हम एक किस्म से कहा जाए तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो हम ट्रेडिंग नेशन बन चुके हैं, पूरी ट्रेडिंग नेशन बन चुके हैं। और कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग नेशन बन चुके हो और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। आपके पास आगे बढ़ने के अब और कोई रास्ते बचे नहीं है। ये मेरे पास अगर उसका कुछ पॉइंट्स होंगे तो बता सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें माइट इज राइट, ये पॉइंट यूज किया। तो ये पुराने हम मिडविल एजेस में वापस आ गए, जहां पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और ये सब चीजें दोबारा से वापस आ गई हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल ऑर्डर है ना, ये ट्राइबल ग्लोबल ऑर्डर है, आदिवासियों वाला जो है, यानी कि जिसके पास ताकत है उसको हासिल कर लेगा। फिर कहते हैं कि इस दुनिया में पावर मैटर्स मोर देन ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से जो आपकी शक्तियां हैं, मिलिट्री शक्ति की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा ताकतवर है। वो कहते हैं आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स वो हैं जिससे आप कहते हो कि आपने जीत लिया तो जो उसके स्पॉइल्स हैं वो आपके हो जाएंगे, यानी कि भैया मैं जीत गया तो ये चीजें मेरी हो गई, ये बात खत्म हो गई। और दूसरी बात, जब आपका देश हद से ज्यादा दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा रॉ मटेरियल के लिए, जिसे आप बात तो करते हो आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन पता लग रहा है कि आप तो आत्मनिर्भर चीन बना रहे हो, आप आत्मनिर्भर गल्फ बना रहे हो, आत्मनिर्भर जापान बना रहे हो, आत्मनिर्भर कोरिया बना रहे हो, आत्मनिर्भर वियतनाम बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो?